आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिसने कुछ साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एंजल चकमा का मामला। बिल्कुल। सवाल ये कि क्या उनकी मौत एक मामूली झगड़े का दुखद नतीजा थी, या फिर ये नफरत में की गई एक हत्या थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं। एक तरफ एक परिवार है जो इंसाफ मांग रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस का वो बयान जिसने इस आग में और घी डालने का काम किया। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है। ये उन छोटी छोटी घटनाओं की एक लंबी कड़ी है जिन्हें हम अक्सर समाज में नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि दिसंबर 2025 की उस शाम क्या हुआ था, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि देहरादून की एक गली में हुई उस वारदात की गूंज दिल्ली और त्रिपुरा तक कैसे और क्यों पहुंची। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके केंद्र में मौजूद उस इंसान से मिलते हैं जिसकी जिंदगी छीन ली गई। एंजल चकमा, सिर्फ 24 साल का एक नौजवान। हाँ, त्रिपुरा के नंदनगर से देहरादून आया था। आंखों में सपने थी एमबीए करके एक अच्छा भविष्य बनाने के। और उनके परिवार की पृष्ठभूमि भी देखिए, वो भी कितनी सोचने पे मजबूर करती है। हाँ। उनके पिता सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में जवान थे। अच्छा। और वो खुद देश के पूर्वोत्तर इलाके में तैनात थे। तो सोचिए, एक तरफ पिता देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी देश के एक शहर में उसका बेटा खुद को भारतीय साबित करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। दोस्तों के मुताबिक एंजल एक बहुत ही शांत स्वभाव का, पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था। मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई पुराना झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और शायद यही बात इस कहानी को और ज्यादा डरावना बनाती है कि ये किसी के भी साथ हो सकता था। अब चलते हैं उस शाम पर जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 9 दिसंबर 2025। एंजल अपने छोटे भाई माइकल के साथ थे। हाँ, सेला कोई इलाके में किराने का सामान खरीदने निकले थे। एक बिल्कुल आम सा काम जो हम आप रोज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस शाम एक कैंटीन के पास उनका सामना 6 स्थानीय लड़कों के एक झुंड से हुआ। और यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। हाँ, माइकल चकमा ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसके मुताबिक उन लड़कों ने एंजल और माइकल के नए नक्श देखकर उन पे नस्लीय फब्तियां कसनी शुरू कर दी। वही शब्द, वही घिसे पिटे अपमानजनक शब्द जो पूर्वोत्तर के लोगों को सालों से सुनने पड़ते हैं। चिंकी, चाइनीज, मोमो। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शब्द एक पहचान पर हमला है। ये जताने की कोशिश है कि तुम हम में से नहीं हो, तुम भारी हो। और जब एंजल ने इस पे एतराज जताया तो उसने कोई गाली नहीं दी, कोई धमकी नहीं दी। उसने बस एक सीधी सी बात कही। क्या कहा था उसने? उसने कहा, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और ये 3 शब्द ये इस पूरे मामले का दिल है। टान अपनी नागरिकता पर जोर देने की एक कोशिश थी। वो उन लड़कों को बता रहा था कि जिस देश में तुम हो, ये मेरा भी उतना ही है। लेकिन ये बात शायद उन्हें और चुभ गई। ऐसा ही लगता है। ये लाइन जैसे एक ट्रिगर बन गई जिसने मौखिक बहस को खूनी हिंसा में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो सुनना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। एक हमलावर ने पहले माइकल के सिर पर धातु के कड़े से वार किया। और एंजल पे? चाकुओं से। हाँ, उस पर चाकुओं से कई बार हमला किया गया। उसकी पीठ पर, सिर पर इतने गहरे घाव थे कि उसे तुरंत ग्राफे गहरा अस्पताल ले जाया गया। और हमें पता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। 17 दिन, पूरे 17 दिन वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और फिर 26 दिसंबर 2025 को उसकी लड़ाई खत्म हो गई। एंजल ने दम तोड़ दिया। किराने की दुकान से शुरू हुई एक बहस एक नौजवान की जान ले चुकी थी। और एंजल की मौत के साथ ये मामला एक साधारण अपराध से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं था कि उसे किसने मारा, बल्कि ये था कि उसे क्यों मारा गया। और इसी एक सवाल पर परिवार और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। परिवार और पूर्वोत्तर के छात्र संगठनों का पक्ष तो बिल्कुल साफ था। उनके लिए ये एक हेट क्राइम था, नफरत में किया गया अपराध। उनका तर्क सीधा और सरल है। हाँ, कि अगर एंजल और माइकल के चेहरे की बनावट अलग न होती तो उन पर वो नस्लीय फब्तियां नहीं कसी जाती। अगर वो फब्तियां ना होती तो ये झगड़ा शायद होता ही नहीं, या कम से कम इतना हिंसक तो कभी नहीं होता। कभी नहीं। उनके लिए हमलावरों की मंशा वो पूरी तरह से नस्लीय भेदभाव से भरी हुई थी। ये तो हुई परिवार की बात, लेकिन फिर कहानी में पुलिस का पक्ष आता है और यहाँ आकर मामला बेहद पेचीदा हो जाता है। हाँ, और परेशान करने वाला भी। देहरादून पुलिस के अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर इस हेट क्राइम वाली थ्योरी को चुनौती दी। और उनका एक बयान तो ऐसा था जिस पर जबरदस्त बवाल मचा। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये नस्ली फब्तियां मजाक में कसी गई हों। एक मिनट,
मजाक में ये? हाँ, ये तो बेहद चौंकाने वाला बयान है। मतलब एक युवा की जान चली गई, उसे चाकू से गोद दिया गया और पुलिस इसे एक मजाक की तरह देख रही थी। इससे तो परिवार पर क्या गुजरी होगी। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। बिल्कुल। और यहीं पर वो खाई दिखती है जो अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस और पीड़ित समुदाय के बीच बन जाती है। हाँ, पुलिस ने इस घटना को एक सामान्य झगड़े या ज्यादा से ज्यादा जाति आधारित संघर्ष के तौर पर देखने पर जोर दिया, नस्ली अपराध के तौर पर नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह? इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हेट क्राइम को कानूनी तौर पर साबित करना वो पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए, ये इतना मुश्किल क्यों होता है? आप सोचिए, अदालत में आपको ये साबित करना है कि हमलावर ने चाकू इसलिए नहीं चलाया क्योंकि उसे सिर्फ गुस्सा आया, बल्कि इसलिए चलाया क्योंकि उसके मन में एंजल की पहचान को लेकर एक गहरी नफरत थी। अच्छा। अब किसी के दिमाग के अंदर की नफरत को आप सबूत की तरह कैसे पेश करेंगे? ये लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। इसीलिए पुलिस और कानूनी सिस्टम अक्सर आसान रास्ता अपनाते हैं। इसे एक आम मारपीट या हत्या का मामला बना दो, मकसद को वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। तो मतलब एक तरफ एक परिवार है जो चीख चीख कर कह रहा है कि मेरे बेटे को उसकी पहचान की वजह से मारा गया। हाँ। और दूसरी तरफ सिस्टम है जो कह रहा है कि नहीं, ये तो बस एक लड़ाई थी जो हाथ से निकल गई। ये दो अलग अलग सच इस मामले को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देते हैं। यही इस कहानी का केंद्रीय तनाव है। क्या ये एक सोची समझी नफरत का नतीजा था या अचानक भड़के गुस्से का? और इसका जवाब आज तक साफ नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कानून ने इस मामले में क्या किया। एंजल की मौत के बाद उत्तराखंड पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया। हाँ, कार्रवाई तो हुई। 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इन 5 में से 2 नाबालिग थे जिन्हें कानून के मुताबिक सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी 3 आरोपी जेल में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन इस कहानी की एक बहुत बड़ी और अहम कड़ी अभी भी गायब है। यज्ञावस्थी, मुख्य संदिग्ध, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी ने एंजल पर चाकू से हमला किया था। और वो अभी तक फरार है। हाँ, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो घटना के फौरन बाद नेपाल भाग गया। अच्छा। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा है, लेकिन आज तक वो कानून की पकड़ से बाहर है। और जब तक एक मुख्य आरोपी फरार रहता है तब तक परिवार के लिए न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल, ये एक खुला हुआ जख्म है जो उन्हें हर रोज याद दिलाता है कि इंसाफ अभी अधूरा है। इस हत्या की खबर जैसी बाहर आई, एक चिंगारी सी भड़क उठी। हाँ, गुस्सा बहुत था। और ये गुस्सा सिर्फ देहरादून या त्रिपुरा तक सीमित नहीं था। ये कॉलेजों के हॉस्टल में, दफ्तरों की कैंटीन में और देश के हर उस घर में महसूस किया गया जहां पूर्वोत्तर का कोई बच्चा पढ़ने या काम करने बाहर गया था। सोशल मीडिया पर #JusticeForAngel हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। हाँ, मुझे याद है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक छात्रों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल लाइट मार्च निकाले। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक डर की आवाज थी, एक सामूहिक डर कि अगर एंजल के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। और इस गुस्से को एक दिशा दी छात्र संगठनों ने। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसो जैसे समूहों ने इस मौके पर बहुत मुखर होकर अपनी बात रखी। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी मांगे क्या थी? देखिए, उनकी मांगे सिर्फ अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा कि फांसी दे देना एक मामले का अंत हो सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। सही बात। उन्होंने एक ज्यादा बड़ी और बुनियादी मांग उठाई, एक मजबूत नस्लवाद विरोधी कानून की। लेकिन क्या सिर्फ एक और कानून बना देने से ये समस्या हल हो जाएगी? मेरा मतलब है, हमारे पास पहले से ही भेदभाव के खिलाफ कानून हैं, आईपीसी में धाराएं हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। छात्र संगठनों का तर्क था कि मौजूदा कानून इस तरह के अपराधों की जड़ को नहीं पकड़ते। मतलब? वो इसे एक आम लड़ाई के तौर पर देखते हैं, जबकि नस्लीय हिंसा की जड़ें समाज के पूर्वाग्रहों में होती हैं। वो एक ऐसा कानून चाहते थे जो नस्लीय फक्तियां कसने, किसी की पहचान का मजाक उड़ाने और उस आधार पर हिंसा करने को एक अलग और गंभीर अपराध माने। अच्छा। उनका कहना था कि जब तक समाज को ये संदेश नहीं जाएगा कि चिंकी बोलना सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक अपराध है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इस मामले की गूंज राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंची। हाँ, पहुंची। कई बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की। किसी ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा तो किसी ने राष्ट्रीय शर्म। पर क्या इन बयानों से जमीनी हकीकत बदलती है? बयान अपनी जगह है, लेकिन इस घटना ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इसने उन लाखों लोगों की असुरक्षा की भावना को
मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिन्हें अक्सर अदृश्य मान लिया जाता है। सही कहा। और यहीं पर यह मामला सिर्फ एक अपराध से बढ़कर एक सामाजिक बहस बन जाता है। ये प्रतीक इसलिए बना क्योंकि इसमें वो सारी बातें एक साथ आ गईं जो पूर्वोत्तर के लोग सालों से महसूस कर रहे हैं। पहचान को लेकर ताने, बाहरी होने का एहसास और ये डर कि एक छोटी सी बात पर आपकी जान जा सकती है। और एंजल का वो जवाब, हम भारतीय हैं, इस पूरी पीड़ा का सार बन गया। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एंजल चकमा का मामला हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ एक MBA छात्र की दुखद मौत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि कैसे किराने का सामान खरीदने जैसा रोजमर्रा का काम भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये दिखाता है कि शब्द कैसे हिंसा को जन्म दे सकते हैं और पूर्वाग्रह कितना जानलेवा हो सकता है। ये कहानी हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां नस्लीय नफरत के आरोप हैं, इंसाफ के लिए लड़ता एक परिवार है और एक फरार कातिल है जो शायद कभी पकड़ा ना जाए। और ये सब मिलकर हमें भारतीय समाज के अंदर मौजूद समावेश, पहचान और पूर्वाग्रह पर कुछ बहुत ही गंभीर और असुविधाजनक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। सवाल ये कि क्या हम वाकई एक देश हैं या सिर्फ एक नक्शे पर साथ रहने वाले अजनबियों का एक झुंड? और आखिर में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। इस मामले के बाद एक नए सख्त कानून की मांग उठी। हाँ, उठी थी, लेकिन सोचिए, क्या नफरत को कानून से खत्म किया जा सकता है? जब किसी की पहचान ही उस पर हमले का कारण बन जाए, तो क्या सिर्फ सजा का डर काफी है? या फिर असली जरूरत स्कूलों में, घरों में और हमारे दिमागों में उस सोच को बदलने की है जो किसी को उसके नैन नक्श के आधार पर बाहरी मान लेती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक कानून की किताब में नहीं, बल्कि हम सब के अंदर छिपा है।